फ्रैंक, मेरे पास कुछ नई जानकारी है जो मैं तुम्हें फैक्स करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जांचो, कोई कसर न छोड़ो। जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले, चाहे कितना छोटा हो, मुझे सूचित करो। फिर उसने न्यूयॉर्क में अपने होटल को कॉल किया। उसने नए मैनेजर से बात की। मेरी पत्नी और मैं अगले महीने वहां आ रहे हैं। सुनिश्चित करो कि हमारा स्वीट तैयार हो और मेरे द्वारा उसके लिए तैयार किया गया सरप्राइज हमारे आने से पहले पूरा हो जाए। जब समायरा उसके ऑफिस में आई, उसने फोन रख दिया। वह उसके पास गई और उसकी गोद में बैठ गई, अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ नाश्ता नहीं कर सकी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जब उसने जवाब दिया, खैर, तुम कल रात से बहुत थक गई थीं। मुझे वाकई हैरानी है कि तुम आज सुबह चल भी पा रही हो। मैंने जैसे तैसे किया, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। अब क्या मैंने न्यूयॉर्क के बारे में कुछ सुना? तुम्हें वह सुनना नहीं चाहिए था। यह एक सरप्राइज होने वाला था। अब तुम मुझे बता ही दो, उसने कहा, उसका कान कुतरते हुए। वह कभी उसका विरोध नहीं कर पाता था जब वह उसके कान को कुतरती थी। मैं तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क ले जा रहा हूँ। मुझे वहां कुछ बिजनेस देखना है, तो मैंने सोचा कि हम एक छोटी छुट्टी भी ले सकते हैं। हम वहां अपने होटल में रहेंगे। क्या बच्चे हमारे साथ आएंगे? मेरी जान, इस बार नहीं। मैं चाहता हूं कि यह सिर्फ हम दोनों का समय हो, परिवार और बिजनेस से दूर। मुझे पता है कि वे निराश होंगे, लेकिन हम हमेशा उन्हें अपनी यात्राओं पर ले जाते हैं। वैसे भी उनकी स्कूल और इंग्लिश की पढ़ाई है। वहां वापस जाना अच्छा होगा जहां हम पहली बार मिले थे, उसने कहा, अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए। मैंने होटल में पहुंचने पर तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज भी तैयार किया है। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? ओह कबीर, तुम जानते हो कि मैं 1 महीने तक इंतजार नहीं कर सकती कि यह क्या है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी टांग पर सरकाया। अब मेरी प्यारी परी, मैं तुम्हें तब तक नहीं बताऊंगा जब तक हम होटल नहीं पहुंच जाते। उसने देखा कि वह अपनी आंखें झपकाकर उसे एक मोहक मुस्कान दे रही थी, अपनी जीभ को अपने निचले होंठ पर फिराते हुए। अब रुक जाओ, इस बार मैं नहीं मानूंगा। वह उसकी गोद से कूदकर खड़ी हो गई, अपनी बाहें सीने पर बांध लीं और उसे गुस्से भरी नजर दी। मिस्टर माइस्त्री, तुम कभी कभी बहुत जिद्दी हो। शायद कुछ दिनों तक सेक्स न करने से तुम्हारी जबान खुल जाए। वह हंस पड़ा। मेरी प्यारी, तुम सेक्स को उतना ही पसंद करती हो जितना मैं, तो तुम इतने दिन टिक नहीं पाओगी। वह फिर हंसा जब वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसे पता था कि वह जानती है कि उसे बस उसे चूमना और छूना है और वह मान जाएगी। 3 हफ्ते बीत गए और कैया और मिच किसी भी पल घर पहुंचने वाले थे। बच्चों ने एक बैनर बनाया उनका स्वागत करने के लिए। समायरा ने सुनिश्चित किया कि उनका स्वीट ईस्ट विंग में तैयार हो, जो उन्हें गेस्ट हाउस पूरा होने तक कुछ गोपनीयता देगा। जब कार ड्राइववे में रुकी और नवविवाहित जोड़ा बाहर निकला, बच्चे घर से बाहर दौड़े। दादी, मिच! वे दोनों चिल्लाए और उनकी बाहों में कूद पड़े। उन्होंने दोनों बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार लाए थे। तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो, समायरा ने सिर हिलाते हुए कहा। कैया ने वापस मुस्कुराया। यह एक दादी का काम है, अपने पोते पोतियों को बिगाड़ना। थोड़ी देर बात करने के बाद कबीर ने मिच को अपने ऑफिस में आने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उसने दोनों के लिए ब्रांडी का एक शॉट डाला। मुझे लगता है हनीमून अच्छा रहा। हाँ, हमने बहुत अच्छा समय बिताया। यह सुनकर खुशी हुई। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं समायरा को कुछ हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क ले जा रहा हूँ। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ रहो और मेरे बच्चों की देखभाल करो। सुनिश्चित करो कि वे सुरक्षित हैं। क्या न्यूयॉर्क जाना उस कागज से कुछ लेना देना है जो मैंने तुम्हें कैया और मेरी शादी की रात को दिया था? आंशिक रूप से, लेकिन मुख्य रूप से यह सिर्फ दूर जाने के लिए है, सिर्फ हम दोनों। मैं होटल की जांच करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ 2 साल से नहीं गया। साथ ही
मेरे पास समायरा के लिए एक सरप्राइज है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो लीड मिली थी वह कुछ निकलेगी? मुझे यकीन नहीं है। मैं अपने आदमी से इसकी फिर से जांच करवा रहा हूँ। अगर यह औरत वही है जो मुझे लगता है कि हो सकती है, तो हमने समायरा की दादी को ढूंढ लिया है। क्या तुम उसे बताने जा रहे हो? नहीं, जब तक मुझे पक्का नहीं पता। मैं उस औरत के बारे में और जानकारी का इंतजार कर रहा हूँ और फिर मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा, यह देखने के लिए कि क्या वह समायरा से संबंधित है। मैं नहीं चाहता कि अगर यह औरत उससे संबंधित नहीं है तो उसकी उम्मीदें बढ़ें। क्या तुम इस औरत के बारे में कुछ जानते हो? मिच ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए पूछा। कबीर हंसा। वाकई में कुछ खास नहीं, बस इतना कि वह जंगल में कहीं अकेले रहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह पागल है, दावा करती है कि वह जादूगरनी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वह कोई पागल बूढ़ी औरत है और मेरी पत्नी से संबंधित नहीं है। फिर भी अगर मेरा आदमी और सबूत ढूंढता है तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? मुझे तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत है। मैंने पहले से ही गैरी और टॉड को हायर कर लिया है। वे न्यूयॉर्क में तब तक पहुंच जाएंगे जब मैं वहां पहुंचूंगा, और जब मुझे जरूरत होगी तैयार होंगे। मुझे लगता है कि हमें औरतों के पास वापस जाना चाहिए इससे पहले कि वे हमें ढूंढने आए। मैंने कुक से तुम्हारा पसंदीदा खाना तैयार करने को कहा है। जब वे डाइनिंग रूम में पहुंचे, सभी बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने सुना कि तुम और समायरा एक यात्रा पर जा रहे हो। कया ने अपनी वाइन का ग्लास उठाकर एक घूंट लेते हुए कहा। हाँ माँ, मुझे आशा है कि तुम्हें बच्चों की देखभाल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कबीर, तुम जानते हो कि यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। उसने बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराया। मैं उनके साथ कुछ समय अकेले बिताने के लिए उत्सुक हूँ। मैं उन्हें खूब लाड प्यार करने वाली हूँ। हम चिड़ियाघर जाएंगे, पार्क में पिकनिक करेंगे और कुछ म्यूजियम देखने जाएंगे। वह जो डायनासोर वाला है। अन्ना, लिसा ने खुशी से चिल्लाकर कहा। हाँ मेरी प्यारी, उसने कहा, लड़की को प्यार भरी मुस्कान देते हुए। वह जानती थी कि दोनों बच्चे डायनासोर को बहुत पसंद करते हैं और हमेशा अपने माता पिता से म्यूजियम में ले जाने की जिद करते हैं ताकि वे उन्हें देख सकें। बाद में उस रात जब वे बिस्तर के लिए तैयार हो रहे थे, उसने पूछा कि वह और मिच डिनर से ठीक पहले कहाँ गायब हो गए थे। हम बस एक ड्रिंक ले रहे थे और मैं उसे अपने परिवार में स्वागत कर रहा था। अब बिस्तर पर आ जाओ, पीठ के बल लेटो और अपनी टांगें मेरे लिए खोल दो। वह बिस्तर पर चढ़ा, उसके ऊपर आ गया, अपने लिंग को उसकी योनि पर रगड़ते हुए। मेरी जान, क्या तुम मेरे लिए गीली हो? खुद पता कर लो, उसने कहा, उसके खिलाफ रगड़ते हुए। उसका हाथ नीचे गया, उसकी टांगों के बीच, उसकी उंगलियां, उसकी गीलापन महसूस करके वह मुस्कुराया। मैं तय नहीं कर पा रहा कि तुम्हारे स्तन ज्यादा स्वादिष्ट हैं या तुम्हारी योनि। शायद मुझे दोनों का स्वाद लेकर पता करना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और कराहने लगी जब उसने उसके शरीर का भोजन बनाया। वह दिन आ गया जब कबीर और समायरा अपनी यात्रा के लिए निकल रहे थे। उसने उनके लिए फर्स्ट क्लास में बुकिंग की थी। उसके बिजनेस सहयोगी हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके पास अपना निजी विमान नहीं है। वह एक खरीद सकता था, बल्कि वह तो एक बेड़ा खरीद सकता था, लेकिन उसे इसके लिए कभी कोई कारण नहीं दिखा। जहां भी वह जाना चाहता था, वह बिना किसी परेशानी या लागत के जा सकता था, सिर्फ इसलिए कि वह धनी था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इसे दिखाना होगा। समायरा ने उसे यह सिखाया था। उसे सादा जीवन भी पसंद था, लेकिन फिर भी उसे सबसे अच्छा चाहिए था। बच्चों को गले लगाकर और चुंबन देकर मिच उन्हें एयरपोर्ट ले गया। समायरा को उड़ान का कभी पर्याप्त नहीं मिलता था। वह हमेशा खिड़की के पास बैठती थी। बड़े फूले हुए बादलों को देखते हुए उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में है। उसके लिए यह अब तक का सबसे खूबसूरत दृश्य था। मुझे कभी समझ नहीं आता कि तुम्हें बादलों में क्या इतना आकर्षक लगता है, उसने कहा जब उसने उसे खिड़की से बाहर देखते हुए देखा। वे खूबसूरत हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर पहुंचकर एक को छू सकूं। अगर तुम अपनी कल्पना का उपयोग करो तो तुम हर तरह की
अलग अलग चीजें देख सकते हो, चेहरे, जानवर और लोग। मुझे एक औरत का चेहरा दिख रहा है, वह मुझ पर मुस्कुरा रही है, यह बहुत जादुई है। वह उसकी ओर मुड़ी। क्या तुमने बचपन में कभी पीठ के बल लेटकर बादलों को देखा और अलग अलग आकृतियां देखी? मैं कह नहीं सकता कि मैंने ऐसा किया, उसने जवाब दिया, उसके पीछे खिड़की से बाहर देखते हुए। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? मुझे एक ग्लास वाइन चाहिए। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को इशारा किया और उससे 2 ग्लास सफेद वाइन लाने को कहा। उसने उस औरत को नजरअंदाज किया जब उसने उसका हाथ अपने बांह पर रखा, जाहिर तौर पर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। जिस पल वह समायरा के साथ आया, उसने कभी किसी दूसरी औरत की ओर नहीं देखा। अपनी वाइन खत्म करके उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, उससे सटकर। वह उसकी ओर मुस्कुराया जब उसने देखा कि वह सो गई। उन्होंने अच्छा समय बनाया। 8 घंटे बाद न्यूयॉर्क सिटी में उतर गए। जब वे विमान से उतरे, उनके लिए एक लिमोजीन इंतजार कर रही थी। ड्राइवर उनमें से एक था जिसे उसने अपने बॉडीगार्ड के रूप में हायर किया था। हालांकि उसने उसे नहीं बताया, नहीं चाहता था कि वह चिंता करे। जब वे होटल के पास पहुंचे, उसने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। क्यों? उसने उत्सुकता से पूछा कि वह क्यों चाहता है कि वह अपनी आंखें बंद करे। सोच रही थी कि वह क्या करने वाला है। मेरी जान, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और तब तक अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं न कहूँ। ठीक है, उसने कहा, अपनी आंखें बंद करते हुए। जब लिमोजीन होटल के सामने रुकी, उसने उसे इंतजार करने को कहा जब तक वह उसे बाहर निकालने के लिए नहीं आता, यह जोर देकर कि वह अपनी आंखें बंद रखे। जब वह दूसरी तरफ गया, ड्राइवर ने पहले से ही दरवाजा खोल दिया था, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला। आंखें बंद रखो, उसने कहा। उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर पीछे खड़ा हो गया और उसे बताया कि वह अब अपनी आंखें खोल सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जो उसने सामने देखा, उससे वह आश्चर्यचकित रह गई। माएस्त्री होटल के शब्दों के बजाय अब वह माएस्त्री एंजल होटल हो गया था और सामने एक परी की मूर्ति थी। उसका मुंह खुला रह गया। वह उसकी ओर मुड़ी। कबीर, तुमने क्या किया? यहाँ मैं अपनी परी से मिला था। मैं चाहता था कि इसका नाम तुम्हारे नाम पर हो। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? उसने पूछा, डरते हुए कि शायद उसे यह पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि यह सबसे रोमांटिक चीज है जो कोई कर सकता था। मुझे यह बहुत पसंद है, यह अद्भुत है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मूर्ति थोड़ी उत्तेजक है? मेरा मतलब है, यह काफी खुलासा करने वाली है और बच्चों के आसपास इसे देखने के लिए यह उन मूर्तियों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो तुम पार्कों या म्यूजियम में देखती हो। लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं इसे हटा दूंगा। उसने इस पर एक बड़ी रकम खर्च की थी, लेकिन उसकी खुशी उसके लिए कहीं ज्यादा कीमती थी। तुम सही हो और मुझे यह पसंद है और तुम्हें यह करने के लिए यह एक शानदार सरप्राइज था। धन्यवाद। उसे अपनी बाहों में खींचते हुए उसे परवाह नहीं थी कि ड्राइवर उनकी बात सुन सकता है या नहीं। तुम मुझे बाद में धन्यवाद दे सकती हो जब तुम मेरे नीचे नग्न लेटी होगी, उसने कहा, उसे एक प्यारा और प्रेम भरा चुंबन देते हुए। फिर वे होटल के अंदर गए, चेक इन करने के लिए डेस्क पर। डेस्क क्लर्क ने उन्हें मुस्कान के साथ स्वागत किया और बताया कि उनका स्वीट जैसा उन्होंने अनुरोध किया था तैयार है। जब वे लिफ्ट तक पहुंचे, कबीर ने देखा कि समायरा कैसे घबराहट से इधर उधर देख रही थी। क्या गलत है? उसने पूछा जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। मुझे यकीन नहीं है, बस मुझे ऐसा अजीब सा एहसास हुआ कि कोई हमें देख रहा था। हम कर्मचारियों के बीच जाने जाते हैं, शायद यह सिर्फ वही है, उसने कहा, उसका हाथ हल्के से दबाते हुए। मुझे कुछ बताना चाहिए जब हम अपने कमरे में पहुंच जाएं। उसने सोचा कि उसे उन 2 गार्ड्स के बारे में बता देना चाहिए जो उसने हायर किए थे। जब वे कमरे में पहुंचे, वह उसकी ओर मुड़ी। तो तुम्हें मुझे क्या बताना है? मुझे आशा है कि यह नहीं कि तुम हर दिन मीटिंग्स में व्यस्त रहोगे और मुझे अकेले छोड़ दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन ऐसी नहीं जो मुझे लंबे समय तक दूर रखें। मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए 2 गार्ड्स हायर किए हैं
जब मैं आसपास नहीं हूँ, बस सावधानी के लिए। लेकिन क्यों? सालों हो गए जब तुम्हें सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई थी। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? क्या तुम किसी खतरे में हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस लगा कि यह एक अच्छा विचार होगा और मुझे कल कुछ घंटों के लिए बाहर जाना है और एक गार्ड को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि तुम पूछो, यह सिर्फ बिजनेस है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मन मुझे क्यों कह रहा है कि तुम कुछ और छिपा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। मैं नीचे मैनेजर से बात करने जा रहा हूँ, स्टाफ मीटिंग तय करने के लिए। तुम बहुत खराब झूठ बोलते हो, लेकिन मैं इतनी थक गई हूँ कि तुमसे बहस नहीं कर सकती। जब तुम बाहर हो, मैं एक अच्छा, लंबा, आरामदायक बुलबुले वाला स्नान करने जा रही हूँ। कबीर ने उसे एक चुंबन दिया इससे पहले कि वह चली जाए, लेकिन उसे पुकारा। जब तुम अपना स्नान खत्म कर लो, तुम्हें कोठरी में लटका हुआ एक छोटा सा तोहफा मिलेगा जो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था। मुझे आशा है तुम्हें यह पसंद आएगा और मैं तुम्हें इसमें देखना चाहूंगा। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा, फिर बाहर चला गया। समायरा ने एक लंबा स्नान लिया, तरोताजा महसूस करते हुए। टब से बाहर निकलकर उसने अपने चारों ओर एक तौलिया लपेटा और बेडरूम में गई, कोठरी की ओर। इसे खोलते ही वह हाँफ पड़ी जब उसने देखा कि वहां क्या लटका था। यह एक नाइट गाउन थी। कोई साधारण नाइट गाउन नहीं, बल्कि 100% शुद्ध रेशम की। उसने इसे एक मैगजीन में देखा था और इसे बहुत पसंद किया था, लेकिन इसकी कीमत लगभग $1000 थी, अमेरिकी डॉलर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इसे उसके लिए खरीदा, और यह भी कि उसे याद था कि वह इसे कितना प्रशंसा करती थी। उसने तौलिया गिराकर इसे अपने सिर के ऊपर से पहन लिया और इसकी कोमलता और रेशमी एहसास को अपनी त्वचा पर महसूस करके आश्चर्यचकित रह गई। कबीर लिफ्ट में खड़ा था, अपनी उंगलियों को दीवार पर ठकठकाते हुए। वह जितना सोचता था उसे ज्यादा देर तक बाहर रहा और समायरा को देखने के लिए बेताब था, उम्मीद करते हुए कि वह सोई नहीं होगी। उसे यह भी उम्मीद थी कि वह उसके द्वारा खरीदी गई नाइट गाउन पहने होगी। वह वही थी जिसे उसने उसे देखते हुए ललचाते देखा था। भले ही उसने कभी नहीं कहा कि वह इसे चाहती थी, लेकिन उसे उसकी नजरों से पता था। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसने उसका नाम पुकारा। वह तब प्रकट हुई जब वह अपनी जैकेट और टाई उतार रहा था। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध रखी थीं, थोड़ा नाराज दिख रही थी। जल्दी वापस आने की बात कही थी। 3 घंटे से ज्यादा हो गए। क्या मैंने कभी तुम्हें बताया कि तुम गुस्से में कितनी सेक्सी लगती हो? उसने पूछा, उसकी नाइट गाउन में उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए। वैसे यह तुम पर वाकई अच्छी लग रही है। वह हमेशा उसकी बाहों में पिघल जाती थी जब वह उसे अपनी मुस्कान देता था और कभी उससे नाराज नहीं रह पाती थी। यह खूबसूरत है और मुझे यह बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, और तुम यह सोच भी मत कि इसे मुझसे फाड़ दोगे। वह उसके पास गया, उसका हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर उसे करीब खींचा। तो मैं सुझाव देता हूँ कि तुम इसे अभी उतार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्जी करने वाला हूँ, उसने कहा, अपने होंठों को हल्के से उसकी गर्दन पर ब्रश करते हुए। पहले तुम्हें इन कपड़ों से बाहर निकालते हैं, उसने कहा, उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए और उसे उसके कंधों से नीचे सरकाते हुए। अगले दिन जब वह जगा, वह बिस्तर पर नहीं थी, तो उठकर वह उसे ढूंढने गया। उसने उसे किचन में नाश्ता बनाते हुए पाया। तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं रूम सर्विस मंगा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना चाहती थी। बहुत समय हो गया है जब मैंने ऐसा किया था। जब वह बैठ गया, उसने खाना परोसा, प्लेट्स को टेबल पर रखा और उसके सामने बैठ गई। कबीर, मैं कैथी की कब्र पर कुछ फूल ले जाना चाहती हूँ। क्यों? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्योंकि वह मेरी दोस्त थी, वह सालों पहले मर गई थी, उसने जवाब दिया। मुझे पता है और मुझे हमेशा बुरा लगता है कि मैं उसकी अंतिम संस्कार के लिए वापस नहीं आई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरे यहाँ से जाने के ठीक बाद उसकी हत्या हो गई, और मुझे उसकी मृत्यु के बारे में महीनों बाद पता चला। उसने उसे गंभीर नजरों से देखा। उन्होंने कभी पता क्यों नहीं लगाया कि उसकी हत्या किसने और क्यों की। जब उसने उसकी नजरों को देखा
उसने गलत समझा और उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने टेबल पर मुक्का मारा जिससे वह उछल पड़ी। क्या तुम मुझ पर उसे मारने का आरोप लगा रही हो? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि मुझे वह कभी पसंद नहीं थी। मैंने शायद अतीत में उन लोगों को नष्ट किया हो जिन्होंने मेरा रास्ता काटा, लेकिन मैंने कभी किसी की हत्या नहीं करवाई, यह जानते हुए कि उसका गुस्सा कैसे बेकाबू हो सकता है। उसे शांत करना था। उठकर वह उसकी गोद में बैठ गई, अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। कबीर, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा उसकी मृत्यु से कुछ लेना देना था। मैं यह भी जानती हूं कि तुम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसने नीचे झुककर अपने होंठ उसकी गर्दन और नंगे कंधों पर फिराए, इस बीच अपनी कमर को उसके खिलाफ रगड़ते हुए और उसे उत्तेजित होता महसूस किया। उसके बालों का एक गुच्छा पकड़कर उसने धीरे से उसका सिर पीछे खींचा ताकि वह उसे देखने के लिए मजबूर हो। क्या तुम मेरे अंदर की आग को बुझाने की कोशिश कर रही हो? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसने एक हल्की सी सिसकारी छोड़ी। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं और उसने इतनी धीमी आवाज में जवाब दिया कि उसे सुनाई बमुश्किल दिया, हाँ। उसकी आंखें उसके होंठों पर गईं। खैर, ये काम कर रहा है, उसने कहा। उसका मुंह उसके होंठों पर एक चुंबन में गया जो जुनूनी और रूखा दोनों था। उसने उसे उठाया और बेडरूम में ले गया। उसने गुस्से को बुझा दिया था, लेकिन इसे एक और आग से बदल दिया था, एक जलती हुई आग जिसने उसके लिंग को सख्त कर दिया और उसे तेज और कठोर लेने की इच्छा को जगा दिया। बाद में उस दिन वे कैथी की कब्र पर फूल लेने के लिए रुके। वह खड़ा रहा जबकि वह घुटनों के बल बैठकर फूलों को हेडस्टोन के पास रख रही थी। यह वही थी जिसे उसने खरीदने के लिए कहा था जब उसे अपनी दोस्त की मृत्यु के बारे में पता चला और उसे बताया गया कि उसके पास कोई हेडस्टोन नहीं था। उसे लगा कि उसका दिल टूट रहा है जब वह सिसकियों के बीच बोली, कैथी, मुझे बहुत खेद है कि तुम्हारे साथ जो हुआ। तुम यहाँ मेरी एकमात्र दोस्त थी और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लोगों को नहीं पता था कि तुम कितनी दयालु थी। तुमने मुझे तब गले लगाया जब मैं रोई, मुझे बताया कि चीजें बेहतर होंगी और कि मुझे एक दिन सच्चा प्यार मिलेगा, जब मेरे पूर्व ने मुझे एक उम्रदराज औरत के लिए छोड़ दिया था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिसने भी तुम्हारे साथ यह किया उसे एक दिन न्याय के कटघरे में लाया जाए। जब वह खड़ी हुई, वह कबीर की बाहों में चली गई, उसे अपने को गले लगाने दिया जब वह टूट कर रो पड़ी। उसे बताया गया था कि कैथी पर उस जगह के बाहर हमला हुआ था जहां वह काम करती थी। पुलिस को शक था कि यह कोई ग्राहक था जिसने उसके काम छोड़ने के बाद उसका पीछा किया था। उसका बलात्कार किया गया और उसे पीट पीट कर मार डाला गया, लेकिन उसने भी लड़ाई की थी। कबीर ने उसके सिर के ऊपर चुंबन दिया। उसे अपनी पत्नी को इतने दर्द में देखना नफरत थी। वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उसे गले लगाने और कुछ सांत्वना देने के। चलो मेरी जान, होटल वापस चलते हैं। उसने सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ा। वे कार में वापस गए और चले गए। जब वे अपने होटल स्वीट में वापस पहुंचे, समायरा लेटने चली गई तो कबीर किचन में एक कप कॉफी के साथ बैठ गया और अपने फोन पर मैसेज पढ़ने लगा। उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का मैसेज उसकी नजर में आया। उसे पढ़कर उसने तुरंत वापस कॉल किया। सारी जानकारी और पता मुझे फैक्स कर दो, उसने फोन रखने से पहले कहा।